सबसे बड़ा मिथ ये है कि वो उसकी आदत लग जाती है, वो छूटती नहीं है। दूसरी, सारी दवाइयाँ नींद की दवाइयाँ होती हैं। तीसरी, ये दवाइयाँ इसीलिए दी जाती हैं जिससे आप सोचने की शक्ति आपकी खत्म हो जाती है। चौथा ये है कि ये सारी दवाइयाँ सिर्फ पागलपन की होती हैं। एक और गलतफ़हमी ये है, ये दवाइयाँ बढ़ती रहती। ये कुछ गलतफ़हमियाँ हैं मानसिक बीमारियों की दवाइयों के बारे में। तो अगर आप मुझे पूछो तो इसमें सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि आज आपके पास विज्ञान के विकास के कारण इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप एक्चुअली अपने डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि मेरी ये कंसर्न्स हैं, मेरी ये रिजर्वेशंस हैं, ये मेरी हिचकिचाहटें हैं कि मैं ज़्यादा सोना नहीं चाहती, मेरा वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, मेरे चेहरे से नहीं पता चलना चाहिए, मेरे चेहरे पे सूजन नहीं आनी चाहिए। महिलाओं का रहता है कि मेरे मंथली पीरियड्स या मेरा मेंसेस अफेक्ट नहीं होने चाहिए। आपके जो कंसर्न्स हैं, आप सारों की लिस्ट बना के, सूची बना के एक्चुअली अपने चिकित्सक के साथ बैठ सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि ये मेरी हिचकिचाहटें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए मुझे दवाइयाँ दीजिए। मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी दवाइयाँ कम समय के लिए हों और मुझे साथ में दूसरे ऑप्शंस बताए जाएँ। बट जब तक आप खुल के डॉक्टर से, चिकित्सक से बात नहीं करेंगे, अपनी हिचकिचाहटें बताएँगे नहीं, जब तक आप डॉक्टर तक अपनी बात पहुँचाएँगे नहीं, तो डॉक्टर सिर्फ दवाई लिख के छोड़ देगा। फिर आपको मतलब कई बार ये लगता है कि डॉक्टर ने तो दवाई लिख के छोड़ दी, बताया भी नहीं। सही बात है, कई बार डॉक्टर बताना भी रह जाता है, इतने पेशेंट देखते हैं, इतने बिज़ी रहते हैं, कई बार रह जाता है। बट शरीर अपना है, बीमारी अपनी है, बैठ के डॉक्टर के साथ आप एक्चुअली डिस्कशन कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। हमको भी पता है कि हमको आपके सारे सवालों के जवाब देने हैं और हम खुशी-खुशी देते हैं। इनफैक्ट आप जितना पूछते हैं हमको उतना अच्छा लगता है क्योंकि आप अपनी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व्ड हो, आप अपने इलाज का हिस्सा बनना चाहते हो, उसमें भागीदार बनना चाहते हो। तो मैं ये कहूँगी कि ये मिथ्स या जो गलतफ़हमियाँ हैं, इन पे अंधविश्वास करने से अच्छा आकर सारा एक वैज्ञानिक नज़रिए से पहले समझने की कोशिश करिए, फिर हाँ या ना डिसाइड करिए या अपना विकल्प चुनिए। साइकियाट्री मेडिसिन्स हर एक दूसरे मेडिसिन की तरह ही हैं। तो अगर मुझे डायबिटीज़ की मेडिसिन्स लेके मेरा शुगर लो हो सकता है, अगर मेरा स्टेरॉइड्स लेके वज़न बढ़ सकता है, अगर मेरा पीरियड्स की दवाई लेके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उसी तरह से मेरे साइकियाट्री की दवाइयाँ लेके मेरे को थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आज की तारीख में सारे साइड इफ़ेक्ट्स या अनवांटेड इफ़ेक्ट्स मॉनिटर किए जाते हैं। हम हर चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। आप जो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, उनको मद्देनज़र रखा जाता। इनमें से कई दवाइयाँ हैं, जो अब प्रेगनेंसी में भी सेफ करार दी गई और कई मेडिसिन्स हैं जो बहुत क्लियरली लिखा गया है कि प्रेगनेंसी में और बच्चे को दूध पिलाते टाइम मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पे सेफ नहीं है। कई अब से उस चक्कर में भी सेफ हैं, वो भी रूल्स आ गए। कई दवाइयाँ जो 14 साल के से कम बच्चे को दी जा सकती हैं, उसके रूल्स आ गए। कई दवाइयाँ जो 7 साल की उम्र से कम बच्चे को दी जा सकती हैं, उसके रूल्स आ गए। 60 साल से ऊपर की उम्र में जिनको नहीं देना है, उनके रूल्स आ गए। बाकायदा साइकियाट्री एसोसिएशन से रूल्स आए हैं। कई रूल्स ऐसे आए हैं कि बताया गया है कि जिसको बीपी है, उसको ये दवाइयाँ नहीं देनी है, जिसको शुगर है, उसको ये दवाइयाँ नहीं देनी है। तो हर तरीके के प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। तो उस हिसाब से साइकियाट्री मेडिसिन लेने का रिस्क और किसी मेडिसिन लेने के रिस्क जितना ही है,
और आप अपने रिस्क और अपने साइड इफेक्ट्स को जितना अपनी जबान पे लाएंगे उतना सेफली आपको मेडिकेट किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है पर ऐसा है नहीं। बट हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि क्योंकि हम ब्रेन से, माइंड से डील कर रहे हैं, इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स पूरे शरीर में दिख सकते हैं, बट वो मॉनिटर्ड होते हैं। बट उसी तरह की बात अगर मैं कहूँ कि जैसे हम कई एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कई एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है, इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल इज एज गुड एज एनी अदर मेडिसिन, और किसी मेडिसिन के बराबर ही है। लेकिन आज की तारीख में भी जब हम पेशेंट देखते हैं तो पेशेंट का सबसे पहला रिस्पॉन्ड ये होता है, दवाई लेनी ही पड़ेगी क्या? बिना दवाई के नहीं ठीक हो सकते क्या? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं क्या? डायबिटीज की मेडिसिन जब हम लॉन्ग टर्म लेते हैं तो हम उसको एडिक्शन नहीं बोलते। तो उसी तरह जब हमारे शरीर को या अगर हमारे माइंड को ये दवाई लंबे समय तक लेने की जरूरत है, वो इसीलिए लेने की जरूरत है क्योंकि कोई रसायन हमारे दिमाग में कम। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसके एडिक्ट हो गए, उसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में या हमारे माइंड में वो कम पड़ रहा है, इसलिए हमको दवाई लेनी पड़ रही है। आप अब उसको एडिक्शन बोलने, एडिक्शन वो चीज होती है जो अनवांटेड चीज होती है, जिसके बिना हमारा शरीर नहीं चलता और जिसकी रिक्वायरमेंट दिन पर दिन बढ़ती जाती है और जो हमारे शरीर पे नेगेटिव इफेक्ट्स कर रहा है, उस चीज को एडिक्शन कहा जाता है, जो हर तरह से प्रूवन है कि आपके शरीर के लिए हानिकारक, उस कॉन्सेप्ट को एडिक्शन कहा जाता है। यहाँ तो हम दवाइयां ले रहे हैं, हमारे शरीर में कोई कमी है, उसको ठीक करने के लिए हम बाहर से कोई एजेंट अपने शरीर में डाल रहे हैं। दैट इज क्योंकि हमारे शरीर में इनहेरेंटली ऑलरेडी कुछ कमी है, हम सही शरीर के अंदर अनवांटेड चीज नहीं डाल रहे। तो ये एडिक्शन से कंपेयर ही नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये दवाइयां लॉन्ग टर्म चलती हैं? मैं नहीं कहूंगी नहीं चलती हैं, कई पेशेंट्स में हमको ये लॉन्ग टर्म चलानी पड़ती है। हर पेशेंट में लॉन्ग टर्म चलती है नहीं, शॉर्ट टर्म चलने की आशंका रहती है क्या कि ज्यादातर लॉन्ग टर्म चलती है? इसका कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं है। लेकिन अगर आपकी दवाई सुपरवाइज्ड है और रेगुलर है तो आपकी दवाइयां कम से कम चलेंगी और कम से कम टाइम के लिए चलेंगी। लोग करते क्या है, हफ्ता 10 दिन ले लिए, ठीक हो गया, दवाई बंद कर दी, फिर जब सिम्टम्स आए तब ले लिया और बोले डॉक्टर दवाई ने तो फायदा ही नहीं किया। हमारी दवाइयों का लेवल आने में 4 से 6 हफ्ते लगते, उसके बाद हम उसको मेंटेन करते हैं। तो वो टूटी हुई हड्डी के ऊपर आपने गीला प्लास्टर लगाया, उसको सूखने का टाइम दीजिए। पहले गीला प्लास्टर है, फिर उसको सूखने का टाइम दीजिए, फिर आप 3 महीने वो गीला सूखा हुआ प्लास्टर लेके बेड पे पड़े रहते हैं ना, उसके बाद आपका प्लास्टर खुलता है, फिर आप धीरे 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 फिजियोथेरेपी करते हैं। तो जब आपको हड्डी टूटने में इतना पेशेंस है, तो जब आपका मन का फ्रैक्चर हुआ है तो आप क्यों जल्दी में है कि आपका मन दौड़ने लगे? आपका मन भी पहले मैंने जो दवाई दी है वो गीली प्लास्टर है, गीला प्लास्टर को जमने तो दीजिए, फिर उसको 4 से 6 हफ्ते तक अपना लेवल आके उसको कट्ठा होके रहने दीजिए। फिर मैं उसको 3 महीने रखूंगी, फिर मैं प्लास्टर काटूंगी, फिर मैं आपको थेरेपी के लिए भेजूंगी। आपका जब हड्डी रुक सकती है तो मन को क्यों हम ना रुकने दें? हमको मन को दौड़ाने की क्या जल्दी? एब्सोल्युटली नॉट। मलेरिया का मच्छर 2 लोगों को काटता है, एक को मलेरिया होता है, दूसरे को नहीं होता है, तब तो हम ये नहीं बोलते ना कि सामने वाला वीक है। मेरे को कोई स्ट्रेस हो गया, मैं टूट गई, सामने वाला नहीं टूटा, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं वीक हूँ। उसका मतलब ये है कि मेरा कोपिंग मैकेनिज्म्स या मेरे ब्रेन के केमिकल्स उतने उतने नहीं थे, मेरे पास उतना सेरोटोनिन नहीं था, मेरे पास उतना डोपामिन नहीं था। मेरा हीमोग्लोबिन 12 है, आपका 14 है, उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मेरे में इनहेरेंटली कोई वीकनेस है 12 यार, ठीक है। These are by law Schedule H medicines. They have to be, इनको सिर्फ क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उनकी प्रिस्क्रिप्शन, हमारे प्रिस्क्रिप्शंस पे लिखा होता है कि उस प्रिस्क्रिप्शन को बिना तारीख के रीफिल नहीं करना होता है, क्योंकि पेशेंट उसका बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये दवाइयां नहीं मिल सकती हैं। और नींद नहीं आ रही है के लिए हमारे पास 25 टैबलेट्स हैं, जिसमें से हम हर पेशेंट को देख के
तय करते हैं कि इसको किस कारण से नींद नहीं आ रही है, तो उसको ये मॉलिक्यूल ज्यादा काम करे। मुझे नींद नहीं आ रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, दोनों का इलाज सेम नहीं। तो मुझे ये गोली खा के नींद आ गई इसलिए तुम भी ट्राई कर लो, वो काम नहीं करता, वैसे काम नहीं चलता। तो खुद से ये दवाइयां प्रिस्क्राइब नहीं हो सकती। जैसे आप एंटीबायोटिक खुद के लिए नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, वैसे आप ये दवाइयां भी खुद के लिए प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन हम मेडिसिन को किस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि मेडिसिन हमारी पावर है। मेडिसिन को अगर हमने कोई इमीडिएट रिलीफ के लिए कोई दवाई यूज करी है, तो कई बार हम उसको विड्रॉ कर देते हैं। जब तक बाकी दवाइयां पीछे से 4 से 6 हफ्ते में लेवल आ जाता है, तो हमने जो अक्यूट कंट्रोल के लिए यूज किया था वो हम विड्रॉ कर लेते हैं। अगली बार के अक्यूट कंट्रोल के लिए हम उसको अपना ट्रम्प कार्ड बना के रखते हैं। तो हर बार, और एक बार यूज हो गया इसलिए अगली बार उसका फर्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं होगा, ऐसा नहीं। हमारी जो दवाइयां हैं, अगर आप उसको सुपरवाइज लेंगे, डॉक्टर के अंडर लेंगे और रेगुलर लेंगे, तो ये दवाइयां आपका भला करेंगी। तो इसका उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। और इसके बारे में जो भी आपके प्रश्न हो, वो सीधे उसके एक्सपर्ट डॉक्टर से पूछिए। आप अगर एक डॉक्टर से कन्विंस नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास भी जाके पूछिए, बट अपने आप प्लीज इन दवाइयों के बारे में ना गलतफहमियां पालिए, ना डिसीजंस लीजिए।